Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to understand about the group approaches and the therapies done in family. So these two things I'm going to tell you today. Before that, I would like to tell you that this topic is from block 3 of unit 3 of MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. सो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे. एक है ग्रुप अप्रोच, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम ग्रुप में जब काउंसलिंग करते हैं तो कौन कौन सी अप्रोचेस हम यूज़ कर सकते हैं. एंड दूसरा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ फैमिली थेरेपी, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जानेंगे जो हम फैमिली के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उनकी काउंसलिंग के टाइम पे. सो ग्रुप अप्रोचेस भी टेक्निक्स के ही बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे हम ग्रुप में जब काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप मतलब 3 से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसे ग्रुप कहते हैं. सो जब हमें एक ही जैसी प्रॉब्लम के साथ क्लाइंट आते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए. पहली है साइको एनालिटिक अप्रोच, जिसमें जो क्लाइंट है उसको ग्रुप काउंसलिंग के टाइम पे हम ये बताते हैं कि कैसे उसका जो बचपन का पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब उसका जितना भी पास्ट रहा है उससे उसका प्रेजेंट बिहेवियर कैसे अटैच्ड है. वो अगर कुछ करता है तो वो क्यों करता है. लर्नड बिहेवियर भी हो सकता है या कुछ उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से उसकी मेंटालिटी वैसी बन गई है और इस वजह से वो ऐसा करता है. तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड हो गई हैं, मतलब अटैच्ड हुए हुए हैं. उसकी सोच उस तरह से हो गई है ऑल बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ें हुई थी. तो दैट इज़ वाई वो फॉल्टी वे में बिहेव करता है. जब क्लाइंट को ये चीज़ पता चल जाती है कि अच्छा मेरे साथ ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं, तो वो करेक्ट करने की कोशिश करता है अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को. उसको दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करता है सिचुएशन को और प्रेजेंट सिचुएशन से डिटैच हो जाता है, पास्ट को डिटैच कर देता है एक्चुअली. तो जब वो पास्ट को हटा के प्रेजेंट सिचुएशन को देखता है तो उसका बिहेवियर का तरीका बदल जाता है. तो ये साइको एनालिटिक अप्रोच थी. सेकंड है एडलर की. जब हम अप्रोच यूज़ करते हैं तो एडलर ये कहते हैं कि हमारे जो एजम्पशंस हैं, जो हमारे क्लाइंट के उसकी बेसिक लाइफ एजम्पशंस है, मतलब जो उसके साथ एक कोई भी घटना घटी, कोई इंसिडेंट हुआ उसकी लाइफ में, उस इंसिडेंट की वजह से उसने कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज़ में अपना एक थॉट प्रोसेस बना लिया कि कोई उससे जब उसकी तरफ अप्रोच करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को देखते हुए अपना रिएक्शन एक तैयार करके रख लेता है. उसका थॉट प्रोसेस वैसा हो जाता है और इस वजह से वो इस तरह से बिहेव करता है. तो जब उसके बेसिक लाइफ एजम्पशन के बारे में एक्सप्लोर करता है क्लाइंट और उसको ये समझ में आने लगता है कि उसको कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं और वो क्यों हर एक सिचुएशन को उसी पर्टिकुलर वे में देखता है, तब हम ये एडलर की अप्रोच अप्लाई करते हैं. जब उसकी अच्छे से ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज साइको ड्रामा. साइको ड्रामा में जैसे आपको पता है एक ड्रामा थेरेपी भी एक तरीका है जहाँ पे क्लाइंट अपने पेंट अप इमोशंस, मतलब कि जो इमोशंस से भर जाता है ना जब इंसान प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो उसके जो पेंट अप इमोशंस है रिलीज होते हैं जब वो एक्ट करता है और न्यू बिहेवियर एंड न्यू लर्निंग उसको मिलती है जब वो इस तरह से बिहेव करता है और ड्रामे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. तो उसको एक न्यू लर्निंग मिलती है जिससे उसका बिहेवियर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाता है. उसको सिचुएशन में समझ में आने लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसा बिहेव करना है, ऐसा बिहेव नहीं करना था. तो ये साइको ड्रामा की अप्रोच है. नेक्स्ट इज़ एग्जिस्टेंशियल अप्रोच. एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में इंसान अपने बारे में अवेयर होता है, मैक्सिमम अवेयर होता है कि वो कौन है, क्या है, किस तरह की सोच रखता है, उसको अपन खुद के इंटरेस्ट्स क्या हैं. तो जब उसकी सेल्फ अवेयरनेस मैक्सिमम हो जाती है तो वो लाइफ का दूसरा मीनिंग समझना शुरू करता है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ और अच्छा सोचना शुरू करता है, समझना शुरू करता है. ये है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच. नेक्स्ट इज पर्सन सेंटर्ड. इसमें स्पेलिंग गलत है, CE आना चाहिए था यहाँ पे. पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में जो पर्सन है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल्स पे काम करे, जो रॉजर्स की भी थी कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करे रादर वर्किंग ऑन इट्स वीकनेसेस. जो पुराने चीज़ें घाव हैं उनको भरने के बजाय जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उस पर आप काम करें. तो अपनी पोटेंशियल्स को मैक्सिमाइज करने का काम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी करती है. गेस्टाल्ट. गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, कंप्लीट.
तो इसमें हम क्लाइंट को अनेबल करवाते हैं कि वो हर एक मोमेंट को जिए, हर एक मोमेंट को पे अटेंशन पे करे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, एंड उससे कुछ एक्सपीरियंस ले। सो जब तक अब तक क्या हो रहा था, वो अपनी हर अच्छी चीज़ों को तो ओन कर रहा था, लेकिन जो भी बुरी चीज़ें उसके अंदर थी उसको डिसोन कर रहा था। गेस्टाल्ट अप्रोच में हम उसको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, अपनी हर एक चीज़ को जो उसके साथ अटैच्ड है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। जब वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, तब चेंजेस आने की कोशिश बढ़ जाती है, एंड क्लाइंट इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में आप देखेंगे कि क्लाइंट जो है जिस तरह से वो लोगों से कम्युनिकेट करता है और इंटरेक्ट करता है, उस पैटर्न को फिर से री एग्जामिन करता है। जैसे आपको याद होगा कि इसमें हमने पढ़ा था चाइल्ड लाइक, पेरेंट लाइक, है ना, एंड एडल्ट लाइक। तो ये 3 तरह की आईडीज़ होती हैं। तो वो किस जब कम्युनिकेट कर रहा है, किस इंसान से कर रहा है और किस स्टेज के बारे में सोचता हुआ कर रहा है। तो जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसका कम्युनिकेशन वे और इंटरेक्शन वे एडल्ट की तरह नहीं है बल्कि चाइल्ड लाइक हो रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाला लॉजिक, तो वो उस पर काम करना शुरू करता है, और वो अवेयर जब हो जाता है इन चीज़ों के बारे में, तो न्यू तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बिहेवियर ग्रुप थेरेपी। बिहेवियर ग्रुप थेरेपी में हम पूरे ग्रुप को रिहर्स करवाते हैं ऐसी बिहेवियर्स जो उनको एक्चुअली अप्लाई करना चाहिए, और जो उनके माल एडेप्टिव बिहेवियर मतलब जो गलत तरीके से वो बिहेव करते हैं उसको हटाते हैं हम, और ऐसे बिहेवियर्स की रिहर्सल कराते हैं जो सही हैं। सो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जब रीइंफोर्स कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है, तो वो एक नई लर्निंग की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब जो इनके इरेशनल थॉट प्रोसेस है उसको हम रैशनल की तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं। हर हर सिनेरियो को गलत नज़रिए से देखना, गलत वे में देख के उसको एज्यूम कर लेना, अपनी ईगो पे ले लेना, वो सारे इरेशनल आउटलुक होता है। तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं, इसमें उनका थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन को इस तरह से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ रियलिटी थेरेपी। रियलिटी थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अपने बिहेवियर को फिर से रीइवैल्यूएट करने के लिए बोला जाता है, और ये बोला जाता है कि आप ये चेक करो कि ये जो आपका बिहेवियर है ये रियलिस्टिक है कि नहीं है। आप क्या इस बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, क्या आपका ये बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? और अगर उनको लगता है कि हाँ मेरा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसको उसको कंटिन्यू करते हैं, और उनको लगता है कि नहीं ये इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, अनरियलिस्टिक है सोच, तो फिर वो डिसाइड करता है कि अब आगे क्या चेंजेस लाने हैं उसके बिहेवियर में। सो ये फ्रेंड्स ये तो था अपना ग्रुप अप्रोचेस जो हम अप्लाई करते हैं। नाउ कमिंग टू टेक्निक्स ऑफ फैमिली थेरेपी। जब फैमिली थेरेपी की बात होती है, मतलब वो फैमिली जो डिसफंक्शनल फैमिली है, जहाँ पे इश्यूज चले आ रहे हैं एंड इंसान का इमोशनल बैलेंस बिगड़ चुका है, वहाँ पे हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पहली टेक्निक है ज्वाइनिंग, जहाँ पे काउंसलर जो होता है वो फैमिली के स्ट्रक्चर को समझता है, उसके बेसिक रूल को समझता है, और फैमिली में को ज्वाइन करता है एज अ पार्टिसिपेंट, मेंबर पार्टिसिपेंट, यानी फैमिली का ही मेंबर बन के काउंसलर फैमिली में जाता है। एक मूवी भी इसके ऊपर आई थी, अगर आपको याद है, सोनम कपूर की, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी, जिसमें वो काउंसलर होती है एंड मूवी एक फैमिली में चली जाती हैं। सो ये वही सेम चीज़ है कि फैमिली मेम्बर की तरह वहाँ ज्वाइन करना, एंड वहाँ पे आपको सारे रूल्स को का यूटिलिटी समझनी है कि उस फैमिली में जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं उनका क्या यूसेज है। और जब आपको उसका समझ में आ जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो फैमिली में चल रहे हैं, तो आप उसको कन्वे करते हैं, उसका पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं कि ये रूल इसलिए इस वजह से बनाया गया है। कोई भी कन्वर्सेशन अगर हो रही है तो उसका पॉजिटिव मीनिंग क्या है। जब फैमिली मेम्बर्स को समझ आने लगता है कि कहाँ पे मिसकन्वर्सेशन हो रही है, मतलब गलत तरीके से बातें हो रही हैं, या टोन गलत है, या कुछ और, जहाँ पे किसी भी चीज़ में कहीं पे गड़बड़ दिखाई देता है कन्वर्सेशन में, तो वो फैमिली की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। सो दैट इज़ वाई जब काउंसलर आता है तो काउंसलर पूरे फैमिली मेम्बर्स को समझाने की कोशिश करता है कि कोई चीज़ें क्यों ऐसी हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एनेक्टमेंट। एनेक्टमेंट में क्या होता है, ये सेम है, रोल प्लेइंग जैसा ही है, जहाँ पे हम कुछ चेंजेस लाने के लिए थेरेपिस्ट सजेस्ट करता है
कि ये वाले चेंजेस इस फैमिली में आने चाहिए और अगर आएंगे तो ये पॉजिटिव चीज़ें होएंगी, ऐसे करके बताया जाता है। जैसे कि सारे फैमिली मेम्बर फॉर एग्जांपल अलग अलग बैठ के अपने अपने रूम में खाना खाते हैं, तो उनको सजेस्ट किया जा सकता है कि अगर फैमिली मेम्बर साथ बैठ के खाना खाएंगे तो उससे बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और एक दूसरे से मिलना मिलाना हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें पे डिस्कशन हो जाता है जो आपको अकेले बॉदर कर रही होती हैं। तो वो हर एक चीज़ सजेस्ट करते टाइम उसका प्रोडक्टिव थिंग भी हमें बताना होता है। तो जब जो चीज़ों जो चेंज की हैं काउंसलर ने, जो सजाया समझाया है, उसको एनेक्ट किया जाता है। और इसमें पैराडॉक्सिकल डायरेक्टिव का मतलब होता है कि जो वो गलत कर रहे हैं उनको जो भी वो कर रहे हैं उसका उल्टा करवाया जाता है। सो दैट जब वो उल्टा करते हैं, सपोज वो कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, उसका हम सही करके बता रहे हैं, सही करवा रहे हैं उसको, तो वो सही करके देखते हैं कि उससे उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है सही करने से, और जब वो गलत कर रहे थे तो क्या नुकसान हो रहा था। जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ों में चेंज आना शुरू हो जाता है, बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, जो काउंसलर हैं वो केयरफुली जो भी कन्वर्सेशन फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो रही है उनको सुनते हैं ध्यान से एंड समझने की कोशिश करते हैं कि ये कन्वर्सेशन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से ये कन्वर्सेशन हो रही है। फिर काउंसलर उस चीज़ को उस कन्वर्सेशन को फिर से करवाता है, ठीक करवा के चीज़ों को, मतलब जहाँ जहाँ उनको उसको काउंसलर को लगता है ये फॉल्टी था, ये गड़बड़ था, तो काउंसलर सजेस्ट करता है कि दोबारा इस कन्वर्सेशन को किया जाए एंड फैमिली मेम्बर्स को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि जब आप इसी बिहेवियर को, यही सेम सिनेरियो को दोबारा अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन के थ्रू एनेक्ट करते हैं तो आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाई देने लगता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकिंग, कि आप जहाँ गड़बड़ है वहीं पे उसको रोक के दोबारा सही से उस चीज़ को करें, सो दैट जब एक बार आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको जब पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता है तो आप उसको सही तरीके से ही करने लगते हैं, आप उस गलत तरीके को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक। जो थेरेपिस्ट है वो तरह तरह के कन्वर्सेशन के पैटर्न को सजेस्ट करता है फैमिली मेम्बर्स को, किस तरह से बात किया जाना चाहिए और किस तरह से ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फैमिली मेम्बर्स। तो जब ये जिस भी तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे सपोज डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि कुछ कोई बदतमीज़ी से बात करता है तो आप उसको वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये आपका जो तरीका है ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है और ये किसी को पॉइंट आउट करने वाली लैंग्वेज है, अगर आप इसको थोड़े से पोलाइट वे में बोलेंगे तो रिलेशंस सुधरेंगे, अच्छे होंगे। तो इस तरह से रीस्ट्रक्चर कराया जा सकता है उस टेक्निक को। छोटे बड़े से किस तरह से बात करते हैं, बड़े छोटे से कैसे बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि छोटे को किस लैंग्वेज में बात करनी है, बड़े को किस लैंग्वेज में। तो रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक का मतलब यही है कि डिफरेंट पैटर्न्स जो कन्वर्सेशन के हैं वो हम सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर क्वेश्चन। सर्कुलर क्वेश्चनिंग में क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट है एक मेंबर से पूछता है कि दूसरा मेंबर फैमिली का क्या सोच रहा है। ऐसे ही ये चीज़ ना बार बार हर एक मेंबर से पूछी जाती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, कि आपको क्या लगता है कि आपका ब्रदर आपके लिए अब इस दिस मोमेंट, ये मोमेंट पे क्या सोच रहा है। तो अगर वो गैस करके बताते हैं कि ये मुझे लगता है ये ऐसा सोच रहा है, और ब्रदर कहता है कि नहीं मैं तो ये नहीं सोच रहा था, मैं तो ये इस तरह से सोच रहा था। तो ये जो आपके परसेप्शंस होते हैं किसी के लिए, किसी इंसान के लिए, वो आपके चेंज हो जाते हैं जब आपको लगता है कि मैं तो इस इंसान के बारे में गलत सोचता था या सोचती थी कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं लेकिन वो तो अच्छा सोचते हैं। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन गैप है वो दूर हो जाता है। ये है सर्कुलर क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट इज़ रीफ्रेमिंग। यहाँ पे रीफ्रेमिंग में ये मेन एम यही होता है कि हर एक फैमिली मेम्बर के बारे में पता लगाना कि हर एक फैमिली मेम्बर की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सो जैसे कि अब फैमिली मेम्बर्स में होता क्या है कि सब अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं अकेले में, एंड वो इमोशनल एक तरह का बर्डन हो जाता है किसी इंसान के ऊपर अगर वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी से जूझ रहा है। तो अगर हर एक फैमिली मेम्बर की प्रॉब्लम को एज अ होल फैमिली की प्रॉब्लम देखा जाए एंड दूसरे लोग जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अगर उस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से देख के उसका सॉल्यूशन बता दें, तो वो जो बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी वो भी छोटी सी लगने लगती है। तो इसीलिए अगर फैमिली मेम्बर्स आपस में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखे जा सकते हैं एंड प्रॉब्लम कैन ईजिली बी सॉल्व्ड डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की वजह से। सो ये था रीफ्रेमिंग। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है, ये
वैसे ही है जैसे कि एम्पैथी होता है, जैसे कि हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के देखते हैं, सपोज ये आपके साथ हुआ होता है ऐसा वैसा वाला। सो उस तरीके से ये जब आप फैमिली मेम्बर्स की हर एक इश्यूज़ को एम्पैथेटिकली देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कंप्लीटली, तो फैमिली मेम्बर्स जो है अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की वो शो करते हैं जब बात कर रहे हैं, उस पे काम करना शुरू करते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो सामने वाले को असर पड़ रहा है, वो उसका इम्प्रेशन भी समझ में आने लगता है। लाइक जैसे सपोज़ अगर कोई परेशानी में है और सामने वाले फैमिली मेंबर ने मुँह बना दिया, उसकी परेशानी को देख के, और जो मुँह बनाया है वो इस तरह का है कि सच अ इरिटेटिंग पर्सन वाला मुँह एक्सप्रेशन। सो ऑटोमेटिकली जो परेशानी शेयर कर रहा है वो अपनी परेशानी शेयर नहीं करेगा क्योंकि उसको ऑफेंड फील होगा। लेकिन उसी मोमेंट में अगर वही सेम फैमिली मेंबर ऐसा फेस बनाता है जिससे ये एक्सप्रेशन जाता है कि इसकी प्रॉब्लम काश मैं सॉल्व कर पाता, या एम्पैथी वाला मुंह बनाता है, फेस बनाता है, तो ऑब्वियसली जो पर्सन है जो इमोशनल पूरे बर्डन को लेके घूम रहा है, वो उसको एक्सेप्टेंस की फीलिंग आएगी, वो अपनी प्रॉब्लम को और अच्छे से शेयर कर पाएगा और सजेशंस को एक्सेप्ट कर पाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम से भागेगा नहीं और ना ही छुपाएगा। तो ये होता है एकोमोडेशन, कि जहाँ पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो इम्प्रेशन डाल रहे हैं वो पॉजिटिव इम्प्रेशन जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग रॉन्ग इम्प्रेशन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जहाँ हमने फैमिली काउंसलिंग थेरेपीज़ के बारे में भी पढ़ा है, एंड हमने जो ग्रुप में थेरेपीज अप्रोचेज़ हम लगा सकते हैं वो भी पढ़ा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट है वो एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।